हेलो वेलकम बैक फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सभी लोग स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे घर पे, है ना। तो बहुत लंबे समय बाद ये वीडियो आ रही है क्योंकि थोड़ा सा स्वास्थ्य ठीक ना होने की वजह से वीडियो शूट नहीं हो पा रही थी, बट अब रेगुलर वीडियोस आएंगी, है ना। तो आज स्टार्ट करेंगे क्लास 11 की मैथ्स। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, सेट से स्टार्ट करेंगे। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बनता है ना। अगर तुम सीखने की इच्छा नहीं रखते हो तो तुम्हें कोई सिखा नहीं सकता। अगर तुम सीखने की इच्छा नहीं रखते हो तो तुम्हें कोई सिखा नहीं सकता, और अगर तुम सीखना चाहते हो तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। जी हाँ, अगर आप सीखने की इच्छा नहीं रखते हो तो आपको कोई नहीं सिखा सकता। जैसे कुछ बच्चे मुझे मिलते हैं क्लास 11th में जिन्होंने मैथ्स ले ली, अब पछता रहे हैं, सर बहुत टफ लग रही है, छोड़ दे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं, बायो ले ले। तो यार कोई भी सब्जेक्ट जो है वो आसान नहीं होता और कोई भी सब्जेक्ट कठिन नहीं होता। ये आपके ऊपर है कि आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो, आप कितनी तैयारी कर रहे हो, आप उस पर कितना फोकस कर रहे हो, कितना ध्यान दे रहे हो। यार कोई भी, मैंने क्या कहा, कोई भी चीज़ इजी भी नहीं है और कोई भी चीज़ कठिन भी नहीं है। पढ़ो तो मन लगा के एक बार पढ़ने की कोशिश तो करो। सब कुछ आसान है और मैथ से आसान कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 11 आज हम पढ़ेंगे सेट्स के बारे में। ठीक, सेट्स बहुत ही अच्छा टॉपिक है। मार्कर थोड़ा सा, सेट्स के बारे में बात करते हैं। तो सेट्स होता क्या है बेटा। तो सेट्स, आज मैं आपको सेट्स की एक ऐसी डेफिनेशन, एक ऐसा लॉजिक समझा के जाऊंगा जिससे कि आप सेट्स पहचानने में कभी भी कोई भी गलती नहीं करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले सेट्स की डेफिनेशन लिखते हैं। सेट्स होता क्या है। अगर सेट्स के बारे में बात करें, सेट्स थोड़ा सा हल्का चल रहा है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं सेट्स के बारे में। सेट्स की डेफिनेशन क्या होती है। इट इज अ कलेक्शन ऑफ, इट इज अ collection of well defined, it is a collection of well defined objects of same kind. ठीक है, इट इज अ कलेक्शन, सेट्स क्या होता है, एक कलेक्शन होता है ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेम काइंड। आपकी जो पूरी सेट्स की डेफिनेशन है ना, वो इस वर्ड पे ही टिकी हुई है। अभी जब इस पे डिस्कस करेंगे तब इसके बारे में बात करेंगे, वेल डिफाइंड के बारे में। ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन है तो ध्यान से देखते जाइएगा। इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेम काइंड। ठीक है, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल अल्फाबेट्स like A, B, C, etc. ठीक है, they are represented by capital alphabets A, B, C, etc. and these elements are denoted by small alphabets. ठीक है, स्मॉल अल्फाबेट्स लाइक ए, बी, सी, एटसेट्रा। तो मैंने क्या कहा, अभी मैं सेट्स पे थोड़ी देर बाद डिस्कशन करूंगा वेल डिफाइंड के बारे में। पहले आप इसका मतलब समझिए। मैंने कहा सेट्स जो होता है वो क्या होता है, एक कलेक्शन होता है। ठीक है, तो जब मैंने किसी चीज का कलेक्शन लिया तो उस पूरे कलेक्शन को क्या कहेंगे, सेट कहेंगे, और उसे कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी। और जो कलेक्शन लिया है, जिस चीज का कलेक्शन लिया उसे कहते हैं एलिमेंट ऑफ सेट्स। ठीक है, जिस चीज का मैंने कलेक्शन लिया, जैसे मान लो मैं एक फैमिली की बात करता हूं, मैंने एक फैमिली ली तो फैमिली क्या हो गई, एक कलेक्शन हुई। अब उस फैमिली में जो मेंबर्स हैं वो उसके क्या हो गए, एलिमेंट्स हो गए। मतलब उस कलेक्शन के अंदर जो चीजें होंगी वो उसके क्या हो गए, एलिमेंट्स हो गए। तो कलेक्शन को, सेट को कैपिटल लेटर से लिखते हैं और उसके अंदर की जो एलिमेंट्स है उसको स्मॉल अल्फाबेट से लिखते हैं। क्लियर इतनी बात। अभी पूरी डिस्कस करेंगे सेट्स
के बारे में, और मैं प्रॉमिस करता हूं मैं आपको आज सेट्स की डेफिनेशन सिखा के जाऊंगा और आप किसी भी क्वेश्चन में गलती नहीं करोगे सेट्स पहचानने में, ठीक है। अब बात करते हैं, इफ A is an element, if A is an element of set, then if A is an element of set, ठीक, then it is denoted by this, and say A belongs to A, and say A belongs to, if A is an element of set A, ठीक है, इसको मैंने कैपिटल से लिख दिया क्योंकि सेट को किससे लिखते हैं हमेशा, कैपिटल से। तो कह रहा है A, स्मॉल a जो है वो एक एलिमेंट है किसका, सेट A का, सेट A के अंदर एक एलिमेंट है, देन इट इज डिनोटेड बाय दिस, ठीक, और इसको कहते क्या, एंड से A बिलोंग्स टू A, तो इसे कहते क्या, A बिलोंग्स टू A, मतलब कि A क्या है, उस सेट का हिस्सा है, इट मींस A इज द मेंबर ऑफ सेट A, ठीक है। अब इसको बहुत अच्छे से समझा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। if A is an element, if A is not an element of set A, then it is denoted by this, and say A not belongs to set A, ठीक है। अगर A उस फैमिली का मेंबर नहीं है, उस सेट के अंदर एलिमेंट नहीं है, तो उसे क्या लिखते हैं, A does not belongs to A। अभी इसका मतलब समझिए, बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग्स टू का मतलब समझिए। जैसे मैंने एक कलेक्शन लिया, बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है, मैंने कहा मैंने एक कलेक्शन लिया, किसका, मैंने एक फैमिली का कलेक्शन लिया, ठीक, मैंने उस फैमिली में क्या किया, एक कलेक्शन लिया फैमिली का, जिसमें कौन कौन है, फादर है, ठीक, या फादर की जगह आप पहले ये लिख लो, मान लो ये हो गए राम, ये क्या है, फादर हैं, ठीक, फिर मैंने कहा सुनीता, ये हो गई मदर, फिर मैंने कहा आर्यन, ये हो गया सन, और मैंने ले लिया गीता, ये हो गई डॉटर, ठीक, तो ये फैमिली हो गई। तो मैंने कहा सेट क्या है, एक कलेक्शन है, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूं इन चारों में से किसी एक को मैं A नाम दे देता हूं, ठीक, मैंने इसको A नाम दे दिया, तो क्या A फैमिली एक कलेक्शन है, तो इसे मैंने A से कैपिटल से रिप्रेजेंट किया और इसे मैंने रिप्रेजेंट किया A से, तो क्या आर्यन इस फैमिली का हिस्सा है, इस सेट के अंदर या इस कलेक्शन के अंदर आ रहा है। तो आर्यन अगर इस फैमिली के अंदर आ रहा है, इट मींस A बिलोंग्स टू A। मैंने एक इस फैमिली से अलग एक नाम दे दिया, इसको मैं ब्लू पेन से लिख रहा हूं, ठीक है, एक अलग नाम दे दिया, मैंने कहा अजय, ठीक, अजय इस फैमिली का हिस्सा नहीं, लेकिन मैंने इस कलेक्शन में अलग से डाल दिया अजय, जो ब्लैक पेन से लिखा इसीलिए मैंने कोई रिलेशन नहीं लिखा। तो इसका मतलब है, अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए A कह रहा हूं, इट मींस A does not belongs to A, मतलब A is not a member of set A। तो इसी का मतलब होता है A belongs to A, A does not belongs to A, मतलब उस कलेक्शन में अगर वो एलिमेंट है, उसका मेंबर है, तो उसे लिखेंगे A belongs to A, और अगर उस फैमिली का मेंबर नहीं है तो उसे लिखेंगे A does not belongs to A, ठीक है। ये केवल मैंने बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू, स्मॉल a का मतलब क्या है, कैपिटल A का मतलब क्या है, या कैपिटल अल्फाबेट्स का मतलब क्या है, स्मॉल अल्फाबेट्स का मतलब क्या है, मैंने इस बारे में डिस्कशन किया है। अभी मैंने सेट्स पे कोई भी डिस्कशन नहीं की है, अभी मैंने आपको सेट्स पहचानना नहीं बताया, ठीक है। अभी मैं केवल बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू के ऊपर डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। अब एक केस और पढ़ते हैं, ठीक है।
देखो एक चीज और मैं समझाने जा रहा हूं, उसको समझिएगा। इफ कैपिटल A इज एनी सेट, इफ A इज एनी सेट एंड स्मॉल a इज एनी एलिमेंट, ठीक, A कोई एक सेट है और स्मॉल a कोई एक एलिमेंट है, देन either A belongs to A and A not belongs to A, ठीक है, A को बिलोंग करता भी है और एलिमेंट A सेट A को बिलोंग नहीं भी करता है, देन these possibilities are known as mutually exclusive, ठीक। तो ऐसी पॉसिबिलिटी को हम क्या कहते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पॉसिबिलिटीज कहते हैं, जिसमें हम कंफ्यूज हैं कि ए उस फैमिली का मेंबर है या उस फैमिली का मेंबर नहीं है। तो ऐसी कोई पॉसिबिलिटी आती है तो हम कहेंगे कि ये पॉसिबिलिटी कैसी है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो इस पे एक एग्जांपल लेके मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। फॉर एग्जांपल, A is a set of some positive integer, ठीक, मैंने एक कलेक्शन लिया, एक सेट लिया, A is a set of some positive integer, A जो है कुछ पॉजिटिव इंटीजर्स का कलेक्शन है। तो एक बात बताइए, क्या मैं यहां पे ये लिख सकता हूं, देखो 3 एक पॉजिटिव इंटीजर है, क्या मैं 3 बिलोंग्स टू A और 3 डज नॉट बिलोंग्स टू A कह सकता हूं? बिल्कुल कह सकता हूं। 3 एक पॉजिटिव इंटीजर है, बट उसने यहां पे एक वर्ड लगा दिया सम पॉजिटिव इंटीजर्स। सम पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब है कुछ पॉजिटिव इंटीजर्स। तो 3 उस फैमिली का मेंबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि यहां पे क्लियर नहीं है सम कौन से पॉजिटिव इंटीजर्स। तो 3 उस फैमिली का मेंबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ऐसी कोई पॉसिबिलिटी आती है तो ऐसी पॉसिबिलिटी को हम कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पॉसिबिलिटीज। क्लियर? आई होप मैंने जितना समझाया होगा आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेट्स के ऊपर कि सेट्स होते क्या हैं। चलिए बात करते हैं सेट्स के ऊपर। तो देखिए, मैंने आपको कहा कि मैं आपको सेट्स केवल एक डेफिनेशन में समझा के जाऊंगा। इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेम काइंड, ठीक है। तो सेट्स कैसे पहचानेंगे कि किस कलेक्शन को सेट कहना है और किस कलेक्शन सेट नहीं कहना है? तो बेटा एक चीज समझो कि अगर हमने कोई कलेक्शन लिया है और ऐसा कलेक्शन है कि अगर मैं वो 10 लोगों से पूछूं तो सबका आंसर 1 मिले, मतलब कि ये बेटा कि अगर मैं आपसे पूछूं कि सूरज किस दिशा से निकलता है तो आप कहोगे सर ईस्ट डायरेक्शन से। कोई ऐसा भी होगा जो कहेगा नहीं सर मेरे उधर तो साउथ से निकलता है, कोई कहे सर नहीं मेरे उधर तो नॉर्थ डायरेक्शन से निकलता है। सबके लिए बेटा सन किस डायरेक्शन से होता है, रेज होता है ईस्ट से, ठीक है। तो सबका आंसर 1 आया। तो ऐसा कलेक्शन कि अगर जिसके बारे में मैं किसी से भी पूछूं तो वो क्या हो, एक ही आंसर दे, एक ही कलेक्शन दे, ऑफ सेम काइंड, एक जैसा ही कलेक्शन दे, ठीक है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, सेट्स कहते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं ए इज अ कलेक्शन ऑफ A is a collection of vowels of English alphabets. A is a collection of vowels of English alphabets. तो बेटा आप तुरंत कहोगे कि सर A, E, I, O, U। क्या ऐसा कोई और भी बच्चा होगा जो आंसर देगा? नहीं सर, B, C, D, F, सबके मुंह से एक आंसर निकलेगा सर A, E, I, O, U।
तो ऐसे कलेक्शन जिसके आंसर क्या निकले, सबके एक जैसे निकले, इसी को कहते हैं वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेम काइंड। एक जैसे रिजल्ट्स आना, एक जैसा आंसर आना, तो ऐसे कलेक्शन को हम कहते हैं सेट्स है। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं, अगर मैं आपसे कहूं कि ये सेट है कि नहीं, तो इस पे बात करता हूं। जैसे एक एग्जांपल और लेता हूं, अ कलेक्शन ऑफ गुड प्लेयर्स इन क्रिकेट टीम, अच्छे प्लेयर्स का कलेक्शन, प्लेइंग 11 की मैं बात कर रहा हूं। मान लीजिए 11 प्लेयर्स की एक टीम बनानी है। मैं आपसे कहूं, अगर मैं आप जैसे, आप ही सोचो कि अगर मैं आपके 10 क्लास के बच्चों को लूं और मैं उनसे कहूं बेटा ये प्लेइंग 11 बनाना है, आपको 11 प्लेयर्स की टीम बनाना है, तो आप किस प्लेयर्स को लोगे? तो क्या ये सेट है? तो मैंने कहा सेट्स का मतलब जिसमें एक जैसा सेम काइंड का आंसर आए सबका, तो उसको हम कहेंगे कि सर सेट्स है। तो अगर मैंने आपसे कहा प्लेइंग 11 की टीम बनाओ, तो आप क्या करोगे? आपके फेवरेट प्लेयर्स होंगे, आप उनको लोगे। मान लो आपने धोनी को लिया, विराट कोहली को लिया, रोहित शर्मा को लिया, शिखर धवन को लिया, है ना, केएल राहुल को लिया, ऋषभ पंत को लिया और 2-3 बॉलर ले लिए। मैंने दूसरे बच्चे से कहा कि बेटा जरा आप पसंद करो, तो उन्होंने कहा सर उनको कोई और पसंद है। ठीक है, उन्होंने कहा कि सर मैं ओपनिंग जो है विजय शंकर, और अब ये मत कहना सर विजय शंकर जो ओपनिंग नहीं कर सकता, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि उन्होंने कहा नहीं सर मैं तो ओपनिंग पृथ्वी शॉ, है ना, और ये हो गए आपके विजय शंकर हो गए, मैं प्लेइंग 11 सर यंगस्टर्स की बनाना चाहता हूँ, श्रेयस अय्यर हो गए, चहल हो गए, दीपक चहर हो गए, है ना, पेडिकल हो गए। तो सबके लिए अपने अलग अलग प्लेयर्स होंगे, तो सबकी प्लेइंग 11 क्या होगी? अलग अलग बनेगी। तो ऐसा कलेक्शन जिसमें अलग अलग आंसर आए, एक जैसे आंसर ना आए, तो उसे क्या कहेंगे कि सर ये सेट नहीं है। ठीक है, बात समझ रहे हो ना? अगर मैं आपसे कहूं a collection of natural numbers, तो नेचुरल नंबर्स कहां से होते हैं बेटा? 1 2 3 4, तो सबका आंसर आएगा सर 1 2 3 4 5 अप टू कहां तक? इनफाइनाइट तक। ऐसा तो है नहीं कि नेचुरल नंबर किसी और बच्चे के लिए अलग हो जाएगा, नेचुरल नंबर तो सबके लिए एक जैसा आंसर देगा ना। तो ऐसा कलेक्शन जिसका एक जैसा आंसर आए, तो उसे हम क्या कहेंगे कि सर सेट्स है, अदरवाइज सेट्स नहीं है। अगर मैं आपसे कहूं a collection of beautiful, ये ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, a collection of beautiful girl in your class, a collection of beautiful girl in your class। अगर आप बॉयज हो तो आपको बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, a collection of beautiful girls in your class। तो बेटा हर बच्चे की अपनी अलग अलग पसंद है, किसी को प्रिया खूबसूरत लगती है, किसी को सुनैना खूबसूरत लगती है, किसी को दिया खूबसूरत लगती है ना। तो सबके लिए अपनी अलग अलग पसंद है, तो ये एक जैसा कलेक्शन नहीं देगा, इस वजह से बेटा ये सेट नहीं होगा। आई होप आप लोग समझ रहे होगे, सेट्स की डेफिनेशन को समझ रहे होगे कि सेट्स है क्या। क्लियर है? तो अभी इस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे कि सेट्स क्या है, कौन से सेट्स होंगे, कौन से नहीं होंगे, तो उस पे डिस्कस करते हैं। चलिए, सेट्स पे हमने डिस्कस किया कि सेट्स क्या होते हैं। अब मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं जिसमें हमें जज करना है, चेक करना है, आंसर देना है कि ये सेट्स है या नहीं। मैंने कुछ कलेक्शंस लिखे हैं, अब उस पे बात करते हैं कि क्या ये कलेक्शन सेट है या नहीं है, उस पे बात करते हैं। तो मैंने क्या कहा था कि ऐसा कलेक्शन जिसमें सेम आंसर हो, एक जैसे आंसर सबके आए, एक ही रिजल्ट आए, तो ऐसे कलेक्शन को हम क्या कहते हैं? सेट्स कहते हैं। अब पहला कह रहा है अ कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 50। तो बेटा नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4 5 6 कहां तक जाएगा? 49 तक। तो क्या जितने लोग आंसर देंगे सबका आंसर 1 to 49 आएगा?
कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका नेगेटिव में आएगा। भैया नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है तो सबके आंसर क्या आएंगे 1 to 49, मतलब कि सबके आंसर सेम काइंड जैसे आएंगे, तो इसका मतलब कि ये सेट है। आई होप क्लियर होगा आपको। द कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स इन योर क्लास, द कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स इन योर क्लास, जैसे मान लो अगर आपकी क्लास में टोटल 50 स्टूडेंट्स हैं जिसमें 30 बॉयज हैं और 20 गर्ल्स हैं, तो भैया अगर मैं कह रहा हूं द कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स इन योर क्लास, तो अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि आप अपनी क्लास से लड़कियों के कलेक्शन को अलग करिए, तो जो पहला बच्चा उठेगा वो भी 20 लड़कियों को अलग करेगा, जो दूसरा बच्चा उठेगा वो भी 20 लड़कियों को अलग करेगा। तो उन 50 बच्चों में से अगर कलेक्शन गर्ल्स का अलग करना है तो सबके एक ही जैसे तो रिजल्ट्स आएंगे, सब 20, क्योंकि कोई ऐसा है जो 21 गर्ल्स कर देगा कि बॉयज में से उठा के गर्ल्स बना देगा, नहीं बनाएगा ना। सबके आंसर में रिजल्ट्स कितने आएंगे 20, और एक ही वही लड़कियां आएंगी, है ना। तो इस वजह से सबके आंसर एक जैसे आएंगे, इस वजह से ये सेट है। आई होप समझ रहे होंगे आप। चलिए अब क्लास की बात चलिए तो पहले मैं इस पे डिस्कस करना चाहूंगा क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है अ कलेक्शन ऑफ टॉल गर्ल्स इन योर क्लास। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा दोनों रिजल्ट को। अ कलेक्शन ऑफ टॉल गर्ल्स इन योर क्लास, बहुत लोगों का आंसर होगा सर सेट है। आपको करना क्या है, आपको वीडियो पॉज करनी है, सबके आंसर खुद से जज करने हैं, हाँ है, सेट है, नहीं है, यस नो यस नो यस नो। उसके बाद वीडियो को आप प्ले करो, आंसर को चेक करो, जो आंसर आपका गलत है फिर उसको आप यहां पे देखो कि क्यों गलत हुआ, फिर समझने की कोशिश करो। पहले आप यहां पे मैंने लिख के दे दिया, आप वीडियो को पॉज करें और खुद से ट्राई करें, देन फिर आगे वीडियो को प्ले करें, ठीक है। अब मैं पहले इस पे डिस्कस करना चाहूं अ कलेक्शन ऑफ टॉल गर्ल्स इन योर क्लास। अगर मैंने कहा कि लंबी लड़कियों का एक कलेक्शन बनाइए, ठीक, तो क्या सबके एक जैसे आंसर आएंगे? नहीं आएंगे। बहुत लोगों को लग रहा होगा सर ये सेट है। बेटा अगर एक बात बताओ, मैंने इतने बड़े लड़के को अगर खड़ा किया, मैंने जब इतने बड़े लड़के को खड़ा किया तो मैंने उससे कहा बेटा जरा लंबी लड़कियों का कलेक्शन करो, तो उसके लिए जो इतनी बड़ी होगी वो भी लंबी ही होगी। तो जब वो कलेक्शन करेगा तो वो अपने से लंबी लड़कियों का कलेक्शन अलग कर देगा। फिर मैंने दूसरे बच्चे से कहा जो इतना बड़ा है, तो जब उससे मैं कहूंगा टॉल गर्ल्स का कलेक्शन बनाओ, तो सोचेगा यार लंबी लड़कियां मतलब मुझसे जो थोड़ी बड़ी होंगी वो लंबी होंगी, तो वो क्या करेगा अपनी हाइट से बड़ी लड़कियों का कलेक्शन लेना शुरू करेगा। जो उससे थोड़ा बड़ा होगा उससे मैंने कहा तो वो अपनी से बड़ी, तो सबके रिजल्ट्स अलग अलग आएंगे, तो इस वजह से ये सेट नहीं है। बट अगर मैं ये कह रहा हूं अ कलेक्शन ऑफ टॉलेस्ट गर्ल इन योर क्लास, टॉलेस्ट गर्ल का मतलब है सबसे लंबी लड़की, तो अगर 20 क्लास में 50 बच्चे जिसमें से 20 लड़कियां हैं, तो हर एक बच्चा बता देगा सर ये लड़की सबसे लंबी है, ठीक। तो ऐसा तो है नहीं कि कोई उससे छोटी वाली लड़की कह देगा भाई सब लाइन से खड़ी हो गई, मैंने सबसे पूछा, तो 20 बच्चों का आंसर एक जैसा होगा, सर सबसे लंबी लड़की ये है, तो उसमें एक रिजल्ट आ रहा है, इस वजह से ये क्या होगा, सेट होगा। हाँ ये भी सेट हो सकता था अगर मैं कह देता अ कलेक्शन ऑफ टॉल गर्ल्स हुज हाइट, जिनकी हाइट 4 फीट से ऊपर है, 4 फीट या 5 फीट से ज्यादा है, तो भैया एक स्केल लगा देते आप 5 फीट पे और कहते खड़े हो जाओ, तो जो 5 फीट से ऊपर होती वो लंबी लड़कियां हो जाती, जो 5 फीट से छोटी होती वो छोटी लड़कियां हो जाती। तो हर एक बच्चा क्या करता, सबकी हाइट नाप लेता, जो 5 फीट से ज्यादा है उनको लंबी लड़की कह देता, तो फिर ये डिफाइन था, तब ये वेल डिफाइंड कलेक्शन होता। लेकिन अगर ये मैं 4 फीट एक पैरीमीटर ना सेट करूं तो टॉल गर्ल एक वेल डिफाइंड डेफिनेशन नहीं है, इस वजह से ये सेट नहीं होगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। फिर द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, तो भाई सबकी नजर में मोस्ट टैलेंट अलग अलग हैं, सबकी नजर में टैलेंटेड राइटर्स अलग अलग हैं। भाई मेरी नजर में टैलेंटेड राइटर्स हो सकता है चेतन भगत सिंह हो, आपकी नजर में मुंशी प्रेमचंद हो, किसी की नजर में मोस्ट टैलेंटेड कबीर दास लगते हो, किसी को जो है कोई और राइटर लगते हो, तो सबके एक जैसी पसंद नहीं हो सकती, इस वजह से ये वेल डिफाइंड ना होने की वजह से ये सेट नहीं है। फिर अगला डिस्कस करते हैं द कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट टॉपिक्स इन मैथमेटिक्स।
तो बेटा डिफिकल्ट टॉपिक्स, चलिए अभी 11 की बात नहीं करते, 10 की बात करते हैं। अगर मैं 10 लड़कों को खड़ा करता हूं और मैं पहले बच्चे से पूछता हूं बेटा अ कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट टॉपिक्स इन मैथमेटिक्स इन क्लास 10th, तो एक बच्चा खड़ा होगा वो कहेगा सर मुझे तो पॉलिनोमियल्स बहुत कठिन लगता था। दूसरा कहेगा अबे पॉलिनोमियल में क्या था, पॉलिनोमियल बहुत आसान था, मुझे तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत कठिन लगती थी। तीसरा अरे बैठो यार ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान थी, ट्रिग्नोमेट्री से ज्यादा कठिन तो मेंसुरेशन थी। अगले ने कहा सर मेंसुरेशन कुछ भी नहीं था, उससे ज्यादा टफ तो स्टैटिस्टिक्स थी। तो सबके लिए डिफिकल्टीज की डेफिनेशन अलग अलग है, इट इज नॉट वेल डिफाइंड, क्योंकि हो सकता है जो आपको टॉपिक डिफिकल्ट लगता हो वो दूसरे को इजी लगता हो, और जो दूसरे को डिफिकल्ट लगता हो वो आपको इजी लगता हो, तो सबके एक जैसे आंसर इसमें नहीं आएंगे, इस वजह से ये सेट नहीं होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। तो भैया एक बात बताओ, अगर मैं कह रहा हूं कलेक्शन ऑफ ऑल नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, तो क्या कोई ऐसा भी है जो मीराबाई की किताब उठा लाएगा या किसी कबीरदास की किताब उठा लाएगा? सब अगर मैं कह रहा हूं कि मुंशी प्रेमचंद की सारी नॉवेल्स का कलेक्शन, इसका मतलब जो भी बच्चा बुक कलेक्शन रखेगा वो सब किसकी रखेगा? मुंशी प्रेमचंद की। तो ये जो है ये वेल डिफाइंड है, इस वजह से ये सेट है। आई होप क्लियर है। द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। ठीक है, साल में जितने भी मंथ होते हैं तो ऐसे मंथ्स का कलेक्शन जो जे से स्टार्ट होते हैं, जो जे से स्टार्ट होते हैं, जनवरी, जून। कोई ऐसा भी है जो कह देगा नहीं सर इस कलेक्शन में फरवरी भी आएगा, नहीं सर इसमें मार्च भी आएगा? अरे यार जब कह दिया है कि वो जे से स्टार्ट होगा, इसका मतलब 2 मंथ्स आएंगे, जनवरी जून। तो क्या और भी कोई ऐसा है जो इसका रिजल्ट दूसरा देगा या दूसरा कोई मंथ बता देगा? नहीं ना। तो ये क्या है, वेल डिफाइंड है, सबके आंसर एक जैसे आएंगे, इस वजह से ये सेट है। आगे बात करते हैं द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन। तो बेटा अगर मैं आपको दे दिया साइन थीटा इक्वल्स टू 4/5, मैं आपसे कह रहा हूं टेन थीटा की वैल्यू निकालो। मैंने कहा बेटा ये क्वेश्चन किस चैप्टर का है? आप तुरंत कहोगे सर ट्रिग्नोमेट्री का है, कहोगे। तो द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, अगर पेपर में कोई क्वेश्चन है मान लीजिए और मैंने किसी 10 बच्चों से उठा के पूछा कि बेटा ये किस चैप्टर का है, तो हर बच्चा जिसको नॉलेज है वो सब बताएगा कि सर ट्रिग्नोमेट्री का है। तो एक जैसा आंसर आएगा। कोई भी क्वेश्चन देख के हम बता सकते हैं कि नहीं इस चैप्टर का है, इस वजह से ये वेल डिफाइंड है, तो ये क्या होगा, सेट होगा। अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। तो भैया ये वेल डिफाइंड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मोस्ट डेंजरस एनिमल, भैया मुझे कुत्ते से बहुत डर लगता है। हो सकता है आपने कुत्ता घर में पाल रखा हो, आप उसके साथ सोते हो, आप उसको यहाँ पे बैठा के आप उसको खिलाते हो, बट मुझे बहुत डर लगता है। तो मेरे लिए तो खतरनाक जानवर कुत्ता हुआ, लेकिन आपको नहीं डर लगता है। ठीक है, किसी को स्नैक से डर लगता है। कुछ आप देखते हो कि यूट्यूब पे एक से एक वीडियो जो वाइल्ड लाइफ वाले होते हैं, वो शेर के साथ बैठ के उसके ऊपर चढ़ के खेलते हैं। आपसे हम कह दें 10 फीट की दूरी पे नहीं जाओगे, उसके फोटो खिंचाने की तो बात की दूर है, 1 किलोमीटर खड़े होके दूर फोटो खिंचा लोगे। तो जो उसके साथ है उसको नहीं डर लगता, उसके लिए वो डेंजरस एनिमल नहीं है। बट हमारे अपनी तो फटती है ना, हम लोग तो नहीं बैठ सकते ना उसके आसपास, हिम्मत ही नहीं पड़ेगी। कोई चाहे जितना भी कह दे कि नहीं काटेगा, कुछ नहीं करेगा, अरे है तो यार शेर, है ना, तो हमारे लिए तो बहुत डेंजरस एनिमल है। तो सबके लिए डेंजरस एनिमल की डेफिनेशन अलग अलग है, इस वजह से ये क्या होगा, सेट नहीं होगा। क्लियर? अ कलेक्शन ऑफ टॉल गर्ल्स, ये मैंने डिस्कस कर लिया इसके ऊपर। ठीक है, तो आई होप अब आप लोग डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा सेट है या नहीं है। चलिए बढ़ते आगे कुछ और टाइप के बारे में। चलिए मैंने कुछ चीज सामने लिखी है, अब देखिए मैं स्टेप टू स्टेप आ रहा हूं। सबसे पहले मैंने सेट्स की डेफिनेशन लिखाई थी, इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेम काइंड, है ना, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स एंड इट्स एलिमेंट आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल अल्फाबेट्स। तो इसमें मैंने डिस्कस कर लिया सेट क्या होते हैं, और सेट्स को हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और उसके एलिमेंट्स को हमेशा स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर उसके बाद मैंने एक चीज लिखी, इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए देन वी राइट ए बिलोंग्स टू ए एंड से ए बिलोंग्स टू ए। मतलब कि अगर एलिमेंट उस सेट का मेंबर है, उस फैमिली का हिस्सा है, उस परिवार का भाग है, तो उसे हम लिखते हैं ए बिलोंग्स टू
ए। मैंने ये चीज बताई थी, ए बिलोंग्स टू ए, मतलब कि अगर एलिमेंट उस परिवार का हिस्सा है, उस सेट का हिस्सा है, और अगर उस सेट का हिस्सा नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो इसमें बेटा बस यही फिल करना है कि वो उस फैमिली का मेंबर है या नहीं। तो कह रहा 4 जो है वो ए का पार्ट है या नहीं। तो देखो ए में ये कलेक्शन लिया मैंने, ए का ये मैंने कलेक्शन लिया, तो क्या 4 इस फैमिली का पार्ट है, इस सेट का एलिमेंट है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं 4 बिलोंग्स टू ए। क्या -4 इसमें है? नहीं है, तो इसे हम लिखेंगे -4 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 12 क्या इस फैमिली का पार्ट है? नहीं है, तो इसे डज नॉट बिलोंग्स टू ए, तो लिखेंगे 12 नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। 9 इस फैमिली का पार्ट है, इसलिए लिखेंगे 9 बिलोंग्स टू ए। 0 इस फैमिली का पार्ट है, इसलिए लिखेंगे 0 बिलोंग्स टू सेट ए। -2 नहीं है, तो इसको लिखेंगे -2 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो आज हमने सेट्स के बारे में बहुत अच्छे से समझा। अब बेटा कुछ सिंबल है, जरा उनके बारे में समझ लीजिएगा, क्योंकि कहीं कहीं लिख देता है जैसे ए इज अ कलेक्शन ऑफ, या ए इज अ सेट ऑफ, ए इज अ कलेक्शन ऑफ Z, ठीक, कहीं लिख दिया Z प्लस, कहीं लिख दिया N, कहीं लिख दिया W, ठीक है, कहीं लिख दिया P, कहीं लिख दिया Q। तो इन सब का मतलब क्या, इन सब का मतलब पता होना चाहिए, है ना। यहाँ पे सिंबल का बहुत लंबा खेल है, आपको केवल इतना एक छोटा सा वर्ड लिख दिया, उसका मतलब पता होना चाहिए। तो बेटा अगर हम बात करें कि N के बारे में अगर बात करें, इसका मतलब है, N का मतलब है फॉर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। n का मतलब क्या है? अगर कहीं पे n लिखा है कि a इज सेट ऑफ n, इसका मतलब n का मतलब क्या है? नेचुरल नंबर्स। और नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 अप टू डैश डैश डैश, ठीक है। फिर अगर हमसे कह दिया z का मतलब होता है बेटा फॉर द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या होते बेटा? अगर आपको इन सब के बारे में नहीं पता है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाइए, क्लास 9 की वीडियो खेलिए, और वहां पे इंट्रोडक्शन में दिया, या क्लास 10 के इंट्रोडक्शन में आप जाइए, मैंने वहां पे भी दे रखा है। मैं आपको वादा करता हूं कि आप उस वीडियो को अगर देख लोगे तो आप कभी इंटीजर्स, आप कभी रैशनल नंबर, आप कभी इररेशनल नंबर, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, होल नंबर्स, ये सब कभी नहीं भूलोगे। केवल एक बार उस वीडियो को आप देख के आइए, आप कभी भी इन चीजों को नहीं भूल सकते। इतना अच्छे से मैंने बाय चार्ट एक्सप्लेन किया है, आप उसको जरूर देखिएगा। Z का मतलब हो गया बेटा फॉर द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? विदाउट डेसिमल नंबर्स, जो फ्रैक्शन में नहीं होते, जो पॉइंट्स में नहीं होते, उन नंबर्स को हम इंटीजर्स कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5, पीछे चले आए 0 -1 -2 -3 -4, ठीक है। ये क्या है? ये बिना पॉइंट्स वाले बिना डेसिमल्स वाले नंबर्स हैं, बिना फ्रैक्शन वाले नंबर्स हैं, इस वजह से ये क्या है? इंटीजर्स हैं, ठीक है। तो इनको Z कहते हैं। फिर ऐसे बेटा Z प्लस आ जाता है। Z प्लस का मतलब है फॉर द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। तो मैंने क्या कहा, जैसे -3 -2 -4, 1 2 3 4, ये सब क्या है? इंटीजर्स है। और Z प्लस का मतलब हो गया पॉजिटिव इंटीजर्स, माइनस वाले छोड़ दो, मतलब +1 +2 +3 +4। और ये जो Z पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, ये एक्चुअली में नेचुरल नंबर भी होते हैं, इन्हीं को ही, नेचुरल नंबर को ही Z प्लस कहा जाता है, ठीक है। ऐसे बेटा Z माइनस आएगा तो आप समझ गए होंगे। फिर उसके बाद आता है बेटा आपका P की बात कर ले रहे हैं, ठीक है। P आपका क्या होता है? P की अगर हम बात करें तो P होता है बेटा आपका इररेशनल नंबर, है ना, फॉर द सेट ऑफ इररेशनल नंबर। तो पहले Q की बात कर लेते हैं। Q फॉर द सेट ऑफ इररेशनल नंबर्स, ठीक है। फिर अगर P की बात ये रैशनल है, फॉर द सेट ऑफ रैशनल नंबर। P की बात करें फॉर द सेट ऑफ इररेशनल नंबर्स, P
P को किस सिंबल से लिखा जाता है? इरेशनल नंबर से। रैशनल नंबर क्या होते हैं? वो नंबर जिनको P अपॉन Q के फॉर्म में चेंज किया जा सकता है वो रैशनल नंबर होते हैं। जो नंबर P अपॉन Q के फॉर्म में चेंज नहीं किए जा सकते वो इरेशनल नंबर होते हैं। और अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, आप क्लास 9 की पहले चैनल पे जाइए, वहां से प्लेलिस्ट पे जाइए और प्लेलिस्ट से आप क्लास 9 की वीडियो पे जाइए, वहां पे आपको इसका इंट्रोडक्शन मिल जाएगा और आप वहां पे बहुत अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, फिर अगर R की बात करें तो ये हो गया फॉर द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ऑल रियल नंबर्स, रियल नंबर में क्या आते हैं? सारे नंबर्स आते हैं, नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स, जितने भी नंबर है सब। फिर R प्लस कर दिया, इसका मतलब कि जीरो के इस तरफ की जितनी भी संख्याएं हैं, जितने भी नंबर्स हैं वो सारे R प्लस है। और अगर R माइनस कर दिया मतलब जीरो के लेफ्ट हैंड साइड के जितने भी नंबर हैं वो सारे क्या हो गए? R माइनस हो गए। फिर आता है C आ जाता है बेटा। C का मतलब हो गया फॉर द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी सिंबल का मतलब, क्योंकि ये आगे यूज होंगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे लिखा जाता है, क्या तरीका है। तो आज की वीडियो आई होप आप सेट्स के बारे में बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि सेट्स क्या होता है ना। अगर आपके पास कोई भी एग्जांपल आता है, आपसे पूछा जाता है कि ये सेट्स है या नहीं है, तो आज बताना था, एक चीज बस दिमाग से उतर गया, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो मुझे एक क्वेश्चन था ऐसा कि प्रूफ करना था एवरी कलेक्शन आर सेट्स, क्या सभी कलेक्शन जो होते हैं वो सेट्स होते हैं या नहीं होते हैं? अगर ऐसा है तो रीजन दीजिए कि क्या होता है। ये क्वेश्चन कराना था, बस दिमाग से उतर गया, बट नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन जरूर कराऊंगा। ठीक है, तो आई होप आज की वीडियो मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको समझाने की कोशिश की सेट्स के बारे में, और आप आई होप आप लोग अब क्वेश्चन को जज कर पाओगे कि सेट्स है या नहीं है। तो प्लीज़ वीडियो जैसा लगे आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।